क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है? क्या कानून व्यवस्था को संभालने का दम भरने वाली यूपी पुलिस अब सीधे तानाशाही पर उतर आई है? सड़कों पर घसीटे जाते लोग, लाठियों की गूंज, चीखते चिल्लाते युवा और पुलिस की वैन के भीतर गले में फांसी का फंदा फंसाकर आत्महत्या की कोशिश करता एक तथाकथित वकील। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई इन खौफनाक तस्वीरों ने पूरे सूबे की सियासत में एक ऐसा उबाल ला दिया है जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ आरोप है कि पुलिस न्याय मांगने वाले पीड़ितों और प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठियां बांध रही है, हक की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले के पीछे न्याय की गुहार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी, जिसमें भोले भाले नाबालिग बच्चों तक को मोहरा बनाया गया। आखिर क्या है मेरठ के इस महासंग्राम का पूरा सच? क्या वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस बेलगाम हो चुकी है, या फिर दलित बेटी के मर्डर केस के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगों और सियासी रोटियां सेकने की एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? आज इंडिया तक टुडे की इस विशेष और निष्पक्ष रिपोर्ट में हम किसी का पक्ष लिए बिना दोनों पक्षों की दलीलों को आपके सामने रखेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और देश की कानून व्यवस्था में यकीन रखते हैं तो इस खोजी रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच जानना आपका हक है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे बवाल की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मामला मेरठ की टीपी नगर थाना क्षेत्र से शुरू होता है। 15 मई को ललिता गौतम नाम की एक बीए की छात्र अपने घर से परीक्षा देने निकलती है, लेकिन शाम ढलने के बाद भी वह वापस नहीं लौटती। परेशान परिजन 16 मई को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है तो इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी ट्रेल में ललिता अंकुश नाम के एक लड़के के साथ जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस बिना वक्त गवाए अंकुश को हिरासत में लेती है और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जो सच सामने आया वह रूह कांप देने वाला था। अंकुश ने कबूल किया कि उसने ललिता की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक अंकुश और ललिता के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ललिता के मोबाइल फोन में कुछ तस्वीरें और कुछ ऐसी चैट्स देख ली थी जिससे उसे शक हुआ। इसी शक के चलते दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर अंकुश ने ललिता की जान ले ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मेरठ के रोटा थाना क्षेत्र के उपसीय जंगल में एक गन्ने के खेत से ललिता का शव बरामद कर लिया। केस की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने इस मामले की विवेचना क्षेत्र अधिकारी ब्रह्मपुरी को सौंप दी। पुलिस का दावा है कि इस मामले में न केवल मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके भाई और उस खेत के मालिक को भी नामजद किया गया, जिन्होंने सबूत मिटाने में अंकुश की मदद की थी। यानी पुलिस ने अपनी तरफ से केस को सुलझाते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि जांच अधिकारी लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में थे। घटना के बाद भी पुलिस टीम मृतका के परिजनों से मिलने उनके घर गई थी, जहां परिजनों ने पुलिस की अब तक की थ्योरी और कार्रवाई पर संतोष जताया था। पुलिस के पास इसके वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिसमें परिवार यह कह रहा है कि उन्हें जांच पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आरोपी पकड़ में आ चुका था, शव बरामद हो चुका था और परिवार जांच से संतुष्ट था, तो फिर अचानक मेरठ की सड़कों पर इतना बड़ा संग्राम क्यों छिड़ गया? आखिर वो कौन सी कसर रह गई थी जिसके कारण सैकड़ों की भीड़ कलेक्ट्रेट के सामने आ बैठी? पुलिस की थ्योरी के समानांतर जमीन पर एक दूसरा मोर्चा खुल रहा था। कुछ संगठनों और नेताओं का मानना था कि इस मर्डर केस के पीछे की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी पुलिस बता रही है। उनका आरोप था कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कई अन्य पहलू भी शामिल है जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी पहले शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में इकट्ठा हुए। वहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनसे बातचीत करने पहुंचे।
अधिकारियों को कहना था कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दे या जिन बिंदुओं पर उन्हें संदेह है वो लिख कर दे दे ताकि विवेचना में उन्हें शामिल किया जा सके। लेकिन बातचीत का यह दौर अचानक टकराव में बदल गया। प्रदर्शनकारी पार्क से निकलकर सीधे कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने आ गए और सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। देखते ही देखते मेरठ की जीवन रेखा कहीं जाने वाली सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम जनता का आवागमन ठप हो गया और कलेक्ट्रेट के भीतर अधिकारियों का आना जाना भी बाधित हो गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए करीब 4 घंटे तक लगातार बातचीत की गई और चेतावनियां दी गई, लेकिन जब स्थिति बेकाबू होने लगी तब जाकर बल प्रयोग का फैसला किया गया। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने इस पूरे बवाल के बाद ऑन कैमरा आकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्होंने इस आंदोलन की दिशा और नियत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मुख्य चेहरों का पूरी अपराधी इतिहास मीडिया के सामने रख दिया। जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी, कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस का सबसे गंभीर आरोप यह है कि नेताओं ने आंदोलन को उग्र बनाने के लिए उन मासूम और नाबालिग लड़कों और महिलाओं को आगे कर दिया जिन्हें इस पूरे हत्याकांड की ABCD भी नहीं पता थी। जब पुलिस ने हिरासत में लिए गए कुछ युवकों से पूछा कि वे वहां क्यों आए हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि सिद्धार्थ भैया और रवि भैया ने बुलाया था, इसीलिए हम आ गए। यह पहलू इस पूरे आंदोलन को न्याय की लड़ाई से ज्यादा एक सुनियोजित राजनीति स्टंट की तरफ इशारा करता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे वायरल और विवादित हिस्सा वो वीडियो है जिसमें पुलिस वैन के अंदर एक शख्स खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता दिख रहा है। वह चिल्ला कर कह रहा है कि मैं वकील हूँ, मेरे साथ बदतमीजी मत करो, मुझसे तमीज से बात करो, मेरे साथ अत्याचार हुआ है। और देखते ही देखते वह वैन के भीतर ही फंदा लगाने की कोशिश करता है। अब इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों का है, जिनका कहना है कि पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि एक पढ़े लिखे वकील को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। उनका आरोप है कि योगी की पुलिस वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपराधी समझकर ट्रीट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कानून के जानकारों और पुलिस प्रशासन का है। उनका कहना है कि यह कानून के रक्षकों को डराने और दबाव में लेने की एक सोची समझी नौटंकी थी। सवाल यह उठाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वाकई कानून का जानकार है तो वह सड़कों पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने या इस तरह की हरकतें करने के बजाय अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाता? क्या वकील होने का टैग किसी को भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बंधक बनाने का लाइसेंस दे देता है? इस पूरे मामले में निष्पक्षता से सोचने की जरूरत वहां पड़ती है जहां एक आपराधिक घटना अचानक शुद्ध राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाती है। घटना एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या की थी, जिसमें आरोपी और पीड़ितों दोनों एक ही पृष्ठभूमि से जुड़े थे। आरोपी पहले ही जेल जा चुका था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान जो वीडियो सामने आए उनमें योगी मोदी मुर्दाबाद और होश में आओ के नारे बुलंद किए जा रहे थे। अब यहाँ 2 तरह के विचार सामने आते हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठनों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बेटियां की सुरक्षा भगवान भरोसे है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके विपरीत विश्लेषकों का एक वर्ग यह मानता है कि जब पुलिस केस को पूरी तरह क्रैक कर चुकी थी और पीड़ित परिवार खुद संतुष्ट था, तब ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीतिक नारे लगवाना सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावों को देखते हुए ध्रुवीकरण की कोशिश है।
जिन नेताओं पर खुद SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जब वे दलितों की मसीहा बनकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या यूपी पुलिस बेलगाम हो चुकी है? सोशल मीडिया पर इस लाठीचार्ज को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इस तरह बल प्रयोग करना पूरी तरह से लोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया है। क्या पुलिस जनता की आवाज को सिर्फ लाठी के दम पर दबाना चाहती है? इसके उल्टा मेरठ पुलिस का अपना तर्क है। उनका कहना है कि इसे बर्बर लाठीचार्ज कहना सरासर गलत होगा। पुलिस के मुताबिक यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया एक न्यूनतम बल प्रयोग था। 4 घंटे की समझाइश और कलेक्ट्रेट के सामने से हटने की बार बार की गई अपीलों को जब प्रदर्शनकारियों ने हवा में उड़ा दिया, तब पुलिस के पास ट्रैफिक बहाल करने और सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भीड़ को तितर बितर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि पुलिस कर्मियों ने मुख्य रूप से हाथ से धक्का देकर और लाठियां पटककर भीड़ को हटाया, ना कि किसी पर जानलेवा हमला किया। मेरठ की इस पूरी घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था के कई चेहरों को बेनकाब किया है। एक तरफ जहां एक बेटी की दर्दनाक हत्या पर राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंडिया तक टुडे पर हमारा मकसद किसी एक पक्ष की वकालत करना नहीं, बल्कि आपके सामने वो आईना रखना है जिससे आप खुद सच का फैसला कर सके। क्या आपको लगता है कि मेरठ में पुलिस ने जो किया वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, या फिर आपको लगता है कि यूपी पुलिस सचमुच बेलगाम होकर तानाशाही पर उतर आई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी तीखी और निष्पक्ष खबर के लिए देखते रहिए इंडिया तक टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।